Hi friends, welcome back to our channel. 50% of men and 30% of women are suffering from hair loss, hair thinning and hair fall. और आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने नोट किया होगा आपके सैलून में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग इस बारे में आपसे बात करते हैं कि मुझे हेयर लॉस है, मेरे को या हेयर थिनिंग हो रही है, प्लीज़ आप कोई सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। तो आज हम हमारे चैनल पे, आज हमारे नो एंड ग्रो प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे डॉक्टर सुनील सिंह के साथ, जो फाउंडर है एल पैसिफिक एंड एल पैशन कंपनी के। तो उनसे जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब, जो सवाल मैं आपके बिहाफ पे आज उनसे करूँगी। तो वेलकम डॉक्टर सिंह। आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ये बताइए कि ये जो हेयर लॉस समस्या है, तो ये हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल, क्या ये एक ही प्रॉब्लम है या एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग पार्ट्स हैं? आखिर ये है क्या? Thank you, Vinu. Welcome, friends. See, hair loss and hair fall are two different things. People generally confuse themselves between hair loss and hair fall. इससे पहले कि हम उसकी पर डिटेल में चर्चा करें, I just want to make a point here that worldwide, if you see the hair care market is approximately 91 US billion dollar, which is growing at the rate of around 4%. But you will be surprised to know that the hair loss market is growing at the rate of 10%, which is almost double the growth rate of the hair care market. So इससे एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि हेयर फॉल और हेयर लॉस इज़ अ वेरी वेरी कंसर्न एरिया, not only in salons but everywhere. If you see in any household, you will find some people like who are suffering from hair loss or hair fall. So आज इस टॉपिक में हम एक कॉमन मैन लैंग्वेज में, थोड़ा कम टेक्निकल बट एक कॉमन मैन लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं कि ये हेयर लॉस या हेयर फॉल क्या है और ये किस रीजंस की वजह से होता है, इसके क्या नेचुरल ट्रीटमेंट हैं और इसके अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या हैं। सो इससे पहले हम इस डिस्कशन को करें, आई वुड लाइक यू टू नो लिटिल बिट अबाउट द हेयर स्ट्रक्चर एंड द हेयर ग्रोथ साइकिल. ओके, हाय फ्रेंड्स. डू यू नो दैट जो हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल है ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. इवन अ नेटल स्टेज, व्हेन अ चाइल्ड इज born, a child is born with approximately 5 million hair follicles. Out of that, 1 million hair follicles are on the scalp. So let's start with the basic knowledge, the common knowledge. जो भी salon industry में जो भी लोग काम करते हैं उनको they know about the basic hair matrix, the basic hair structure, but let's discuss it once again so that we can come to a good understanding of the hair growth cycle. See, if you see, the outermost layer of our skin is epidermis, the middle layer is called dermis, and the innermost layer is called hypodermis. It's the common knowledge. At the hypodermis level, the hair growth starts. See, the hair follicle grows at the hypodermis level, and the connect between the hair follicle and the blood vessel is called dermal papilla, which is called the root of the hair, which provides all the essential nutrients. जो भी हमारे hair को essential nutrients चाहिए, जो blood supply चाहिए, वो आपको dermal papilla से आपके hair को मिलती है. This is called the growth phase. The growth phase is also called as the anagen phase. हमारे हेयर में अगर आप हेयर ग्रोथ साइकिल को अगर आप अच्छी तरह समझ गए
तो आप पूरा हेयर फॉल और हेयर लॉस को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं द ग्रोथ फेज, विच इज द एनाजन फेज, विच लास्ट अप टू 2 to 6 years. In some cases it can last up to 7 years also. हमारे हेयर में, हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली जो 85 to 90% हेयर जो होते हैं वो हमेशा ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, विच इज इन एनाजन फेज ओनली। एनाजन फेज में हमारे हेयर ग्रोथ करते हैं 1 centimeter. योर हेयर ग्रोज 1 centimeter in a month and it can grow up to 36 inches in their lifespan. And the anagen phase after completion of 6 years enters into the catagen phase. अब catagen phase में क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल का जो कनेक्ट है थ्रू डर्मल पैपिला विद द ब्लड वेसल्स वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जो हमारा हेयर है और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उससे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द कैटाजन फेज। इन कैटाजन फेज योर अप्रोक्सीमेटली द हेयर रिमेन्स इन कैटाजन फेज अप टू 3 weeks. 1% of your total hair remains in the catagen phase at any point in time. अब catagen phase से हमारा जो next cycle आती है which is called the telogen phase. The telogen phase is the resting phase. इसको आप resting phase भी बोल सकते हैं, जहां हमारा जो broken hair है जिस hair की blood supply रुक चुकी है, जिसका जो hair एक जैसे होते हैं ना जो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन बंद हो जाती है उसको बोलते हैं डोरमेट बैंक अकाउंट हो गया। तो ये उस स्टेज के अंदर हमारा हेयर रेस्ट करता है। ये रेस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 to 4 months व्हाट हैपेंस, ये जो फ्रेश हेयर है, जो हमारे हेयर में जो एनाजन फेज है वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है और फिर जो फ्रेश जो हेयर ग्रोथ होती है वो हमारे ओल्ड हेयर को नीचे से पुश करता है, जिससे वो एक्सोजन फेज में आपका शेड हो जाता है, जिसको आप हेयर फॉल भी कहते हैं। तो हमारे हेयर में अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% हेयर आर ऑलवेज इन द telogen phase. So the hair growth cycle starts with anagen, where 80 to 90% hair, which is called the growth phase, and after that it enters in the catagen phase, जहाँ पे हमारा हेयर की जो हमारी ब्लड सप्लाई डर्मल पैपिला से ब्रेक हो जाती है एंड जो कनेक्ट है वो हट जाता है। फिर उसके बाद हमारे हेयर टेलोजन फेज में आते हैं। टेलोजन फेज के अंदर हमारे हेयर ऑलरेडी रेस्ट करते हैं फॉर 3 to 4 months एंड देन न्यू हेयर ग्रोथ की फिर दोबारा से नीचे फॉर्मेशन होती है एट द हाइपोडर्मिस लेवल, विच पुशेस द हेयर विच आर स्टेइंग एट द टेलोजन फेज, और वो जो ऑलरेडी ग्रोन स्टेज है वो शेड हो जाता है और न्यू हेयर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज हाउ द हेयर ग्रोथ साइकिल कंटिन्यूज। Did you know that in entire lifespan the hair growth cycle it continues for 25 times maximum. So your hair growth cycle, this cycle will continue for 25 times in your lifespan. So ये anagen phase 25 times आएगा, the catagen phase भी 25 times आएगा, telogen phase भी 25 times आएगा। हेयर लॉस या हेयर फॉल क्या है? हेयर लॉस या हेयर फॉल है द इम्बैलेंस ऑफ दिस हेयर ग्रोथ साइकिल। अगर हमारा एनाजन फेज का टाइम 2 to 6 years है, फॉर वट एवर रीजन अगर ये इम्बैलेंस होने की वजह से ये 2 to 6 years से 1 week to 10 weeks हो जाता है, या टेलोजन फेज जो 3 to 4 months होता है ये रिड्यूस होके 1 day to 2 day हो जाता है। अगर किसी भी whatsoever reason if this hair growth cycle is disturbed, in that stage you will experience hair loss and hair fall. Hi
हाय फ्रेंड्स, अपनी इस डिस्कशन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं हेयर लॉस और हेयर फॉल को। जानते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। सी, हेयर लॉस प्राइमरली हैपन्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन। इट्स बेसिकली अ मेल हार्मोन which is found in the body in the form of testosterone. And what happens, there is an enzyme, is called 5-alpha reductase. What it does, this enzyme converts our testosterone into DHT, which is called dihydrotestosterone. See, this is the main reason, this is the primarily main reason for hair loss. See, जो मेल हार्मोन है ये which is found in our body in the form of testosterone, this is enzyme called 5-alpha reductase. It converts this testosterone into dihydrotestosterone. What dihydrotestosterone does to our body, ये जो हमारी हेयर फॉलिकल है उस हेयर फॉलिकल को ये श्रिंक कर देता है। हेयर फॉलिकल जहां से हमारे हेयर की ग्रोथ होती है, जो हमारा एनाजन फेस है ये उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है। जो हमारे हेयर ग्रोथ, जो रूट लेवल को ये श्रिंक कर देता है, जिससे कि हमारी न्यू हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन बंद हो जाती है। तो एक बहुत ऑब्वियस सा लॉजिकल कंक्लूजन है कि व्हाट कॉजेस हेयर लॉस इन आवर बॉडी इज द इम्बैलेंस ऑफ, if somebody asks you what is the main reason for hair loss, is the main reason for hair loss is imbalance of testosterone in our body. It happens due to this enzyme which converts testosterone into DHT, which further shrinks the hair follicle, which stops the anagen phase, which stops the hair growth phase. That's how the hair stops growing. अगर hair grow करना बंद हो जाते हैं तो hair loss start होता है। So हमें क्या करना चाहिए? We need to identify medicines, either scientific medicines or natural medicines, which can prevent or stop the formation of this dihydrotestosterone DHT. अब ये क्या होता है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? See, there are various treatments. One treatment is, if you see, is minoxidil. Another treatment is finasteride. And another is dutasteride. See, आप ओवर द काउंटर अगर आप जाएं तो ओवर द काउंटर आपको ये मेडिसिन्स मिल जाती हैं। What is the mechanism of these medicines? They prevent the formation of DHT in our body. अगर DHT की फॉर्मेशन कम होगी तो हेयर फॉलिकल श्रिंक कम होंगे, जिससे कि आपके हेयर जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग these medicines, this is not the permanent solution. The moment you stop taking these medicines, the formation of DHT restarts और आपका हेयर लॉस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आपको से कोई पूछता है कि अगर हम मिनॉक्सिडिल लेते हैं या फिनास्टेराइड लेते हैं या ड्यूटास्टेराइड लेते हैं तो क्या हमारा हेयर लॉस परमानेंटली ठीक हो जाएगा? द आंसर इज नो। द मोमेंट यू स्टॉप इट, जैसे आपका डायबिटीज हो गया या ऐसा आपका ब्लड प्रेशर हो गया, सी इफ इट इज देयर you have to be dependent on these medicines throughout your lifetime. Similarly, you have to be dependent on these medicines throughout your lifetime if you want to minimize the hair loss, because once there is always there. So this is how the hair loss is. अभी हम
आगे जानेंगे कि हम कैसे नेचुरल तरीके से विदाउट यूजिंग मिनॉक्सिडिल, विदाउट यूजिंग फिनास्टेराइड, विदाउट यूजिंग these ड्यूटास्टेराइड, हाउ कैन वी फर्दर प्रिवेंट, और इनका हम मैकेनिज्म भी जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है। सी मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली इन्वेंट हुआ था हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इट वाज ओरिजिनली ब्लड प्रेशर मेडिसिन, जिससे कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया गया था। बट साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो भी लोग मिनॉक्सिडिल जिनको हम दे रहे हैं उनके न्यू हेयर ग्रोथ फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। सो उसको ये देख के मिनॉक्सिडिल को फर्दर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन न देख के उन्हें फुल टाइम एक हेयर ग्रोथ मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाने लगा। इसका वे ऑफ मैकेनिज्म क्या है? अभी हमने देखा था कि जो हमारा हेयर बेसिक मैट्रिक्स में देखा था कि थ्रू डर्मल पैपिला द हेयर इज कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, जिससे हमारे हेयर को न्यूट्रिएंट्स और हमारे हेयर को एसेंशियल ब्लड सप्लाई मिलती है। तो मिनॉक्सिडिल हमारे हेयर में एनाजन फेस में ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर देता है। बिकॉज ओरिजिनली क्या है, ये ओरिजिनली तो ये ब्लड प्रेशर इम्प्रूव करने के ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की एक मेडिसिन है। तो मिनॉक्सिडिल का जब आप यूज़ करते हैं तो आपके हेयर को न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई बेटर मिलती है, सो जिससे आपकी हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन फास्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ मिनॉक्सिडिल वर्क्स। हाउ फिनास्टेराइड वर्क्स? फिनास्टेराइड बेसिकली इज द डीएचटी ब्लॉकर। ये हमारे हेयर में डीएचटी की फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। मतलब ये मेल हार्मोन पे काम करता है और उसको डीएचटी ब्लॉक करने की वजह से हमारे जो ये डीएचटी क्या करता है, जो हेयर को श्रिंक करता था ये मिनिमाइज हो जाता है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन फास्टर हो जाती है। बट इसके साथ बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है। बिकॉज फिनास्टेराइड बेसिकली इट कंट्रोल्स द मेल हार्मोन्स। तो आपको विदाउट ओटीसी कभी भी नहीं लेना चाहिए, ओवर द काउंटर की कभी भी नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ये जो यंग जो जिन लोगों ने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है, इफ दे विदाउट प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिसिन थ्रू अ डॉक्टर, इफ दे स्टार्ट यूजिंग फिनास्टेराइड डायरेक्टली, इट कैन इम्पैक्ट देयर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल्सो। फीमेल्स को फिनास्टेराइड बहुत ही कॉशियस के साथ लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फीमेल्स को भी क्या मेल पैटर्न बॉल्डनेस टाइप होता है, या इसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। इस हेयर लॉस पैटर्न को बोलते हैं हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। ये सिर्फ मेल में ही नहीं होती, ये फीमेल में भी होती है। सी फीमेल में देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, जिससे कि फीमेल बॉडी भी एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है और जो फीमेल बॉडी भी मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल में भी फिनास्टेराइड का यूज होता है। सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू मेल्स, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू फीमेल्स। 25 to 30% फीमेल्स हैव दिस इशू। उनका जो हेयर लॉस है वो दिस इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और फॉर्मेशन ऑफ द मेल हार्मोन्स इन द बॉडी। तो क्या फीमेल्स को भी फिनास्टेराइड लेना चाहिए या ड्यूटास्टेराइड लेना चाहिए? See, my answer is, my research which we have done in RL Pacific is that females should only take finasteride after thorough investigation by some reputed doctor, because especially young females, finasteride फिटस लेवल तक भी आपका इम्पैक्ट कर सकता है मेल हार्मोन को, जिससे कि चाइल्ड बर्थ फॉर्मेशन भी इम्पैक्ट हो सकती है। बॉडी के अंदर अगर प्रेग्नेंट लेडी में परमानेंट डिफॉर्मिटी भी आ सकती है, तो यू शुड नेवर टेक फिनास्टेराइड डायरेक्टली विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। दिस इज व्हाट, बिकॉज मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं यूट्यूबर्स के, या लोग प्रिस्क्राइब करते हैं सीधा मेडिसिन लेके कि ये आप मेडिसिन ले लीजिए आपके हेयर रीग्रोथ हो जाएगा। I wanted to avoid this discussion, the discussion of medicine in my presentation, but I found it very important that I should mention कि how these medicines work
and what is safe and what is not safe to consume by a common person. So in my view, minoxidil is a safe drug. Minoxidil can be used over the counter in the form of topical application, but minoxidil is more effective if it is taken orally. Because what happens, if you see हमारे हेयर में ये आपका डर्मिस लेवल है, एपिडर्मिस लेवल है, और आपका ये डर्मिस लेवल है, और ये आपका हाइपोडर्मिस लेवल है. सी यू अंडरस्टैंड, अगर आप टॉपिकली किसी चीज को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसको यहाँ पे काम करना है डर्मल पेपिला लेवल पे, सो उसका जो पेनिट्रेशन है टुवर्ड्स द हाइपोडर्मिस लेवल टू एट डर्मल पेपिला लेवल विल बी वेरी मिनिमम. तो कुछ भी चीज जब आप अपने डर्मिस लेवल पे, अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट इस लेवल तक मिनिमम होता है. इसको अभी हम और थॉरोली डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम अपने डिस्कशन को यहाँ लैंड करते हैं कि हेयर लॉस जो है प्राइमरीली जो हार्मोनल हेयर लॉस कैसे होता है और इसके क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं. अब इसी ट्रीटमेंट में जो है दो फर्दर और ट्रीटमेंट्स भी ऐड हुए हैं, विच इज कॉल्ड, एक अगर आप देखें तो आजकल जो हेयर सीरम आ रहा है रिडेंसिल करके और एनागेन करके. See, these are two further new scientific inventions. People are talking about कि हम it's a magic drug Redensil, it's a magic drug Anagen, and they claim this is a Swiss-based company, Switzerland की कंपनी है जिसने ये बनाए हैं, तो अपने ये Redensil बनाया है, is based on 2 molecules. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इस पे भी हम डिस्कस करते हैं कि Redensil को क्लेम करते हैं कि मिनॉक्सिडिल से बेटर है, 5 टाइम्स बेटर है, 6 टाइम्स बेटर है. तो मिनॉक्सिडिल जो है ये नेचुरल नहीं है, रिडेंसिल जो है इट्स नेचुरल. सो वी विल डिस्कस आल्सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन हाउ हेयर लॉस happens and what are the possible treatments, what we should use, what we should not use. Okay, thank you. So अगर हम हेयर लॉस और हेयर फॉल को साइंटिफिकली अगर दो लैंग्वेज में समझना चाहें तो हेयर लॉस को हम बोल सकते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. एंड हेयर फॉल को हम बोल सकते हैं टेलोजन एफ्लूवियम. टेलोजन एफ्लूवियम, जैसे हमने हेयर ग्रोथ साइकिल देखी थी, जो लास्ट साइकिल होती है उसको हम टेलोजन बोलते हैं, जहां हमारा हेयर रेस्ट करता है और वहां से हमारा हेयर जो है शेड होता है और नेक्स्ट ग्रोइंग स्टेज में री एंटर करता है. तो जब हार्मोन की वजह से हमारा किसी पैटर्न में लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया. और जब हमारा हेयर टेलोजन स्टेज में नॉर्मल से फास्टर ग्रोथ रेट में शेड होता है तो हमारा हेयर फॉल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम. इसका मेन रीजन होता है डीएसटी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है. और टेलोजन एफ्लूवियम का मेन, अगर इसके हम मेन रीजन देखें कि ये क्यों होता है, इसका सबसे मेन रीजन आप मान के चलिए, लेट्स से इलनेस, डेफिशिएंसी. अभी डेफिशिएंसी में क्या होता है, नॉर्मली डेफिशिएंसी अगर आप देखें तो आयरन की डेफिशिएंसी, फीमेल के अंदर हमारी बहुत, इंडिया में जो फीमेल्स होती हैं बहुत एनीमिक बहुत हैं, तो आयरन की कमी मैक्सिमम लोगों में होता है, इसकी वजह से भी टेलोजन एफ्लूवियम होता है. दूसरा एक और मिनरल है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, इट्स कॉल्ड जिंक. सी, जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी. व्हाट जिंक डज, हमारे हेयर में जो मेन प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं केराटिन. केराटिन प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, केराटिन कंपोनेंट, उसका प्रोटीन का मेन वो है सिस्टीन. सिस्टीन इज अमीनो एसिड. व्हाट जिंक डज, जिंक की वजह से ही सिस्टीन की फॉर्मेशन होती है. अगर हमारी बॉडी में जिंक नहीं है तो सिस्टीन की फॉर्मेशन नहीं होगी.
और सिस्टीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो हमारा केराटिन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। अब केराटिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे हेयर वैसे ही डल होंगे, हमारे हेयर में स्ट्रेंथ नहीं होगी, ड्राई होंगे और अनअट्रैक्टिव होंगे, जल्दी शेड करेंगे, जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल जिंक। अब illness, diet also, see diet also, yes, see if you see हमारे हेयर में, हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन इनटेक कम है, नॉर्मल से जो कम है, उससे भी जो हमारी जो हेयर जो है शेडिंग थोड़ा फास्ट होती है। और आप जैसे जो लोग एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं उनका भी जो हेयर फॉल होता है नॉर्मल से थोड़ा फास्टर होता है। और आप इलनेस में जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को 2-3 हफ्ते का फीवर है तब भी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हैवी मेटल्स। अगर आप देखें, अगर आप अपने एरिया में पानी का टीडीएस चेक करें तो कई एरिया में पानी का टीडीएस 800-900 उससे भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब बहुत सारे हैवी मेटल्स हमारे नॉर्मल पानी में होते हैं, जिससे हम नॉर्मली पीपल दे बाथ यूजिंग दीज वाटर्स। सी बाथिंग के लिए पीपल यूज नॉर्मल टैप वाटर विच इज फुल ऑफ हैवी मेटल्स। सो ये हैवी मेटल का डिकम्पोजिशन भी हमारे हेयर पे होता है विच कैन फर्दर एक्सीलरेट द शेडिंग स्टेज। वेदर चेंज जब होता है तो भी हमारे हेयर जो सेंसिटिव होते हैं तब भी हमारा टेम्पररी हमारा हेयर शेडिंग थोड़ा नॉर्मल से फास्टर होता है। और एक विटामिन है, विटामिन डी। ऑलमोस्ट vitamin D is a very essential vitamin. It has relation to absorption of lot of other essential minerals and amino acids in our body. So vitamin D की deficiency या vitamin B12 की deficiency, it can also further lead to the telogen effluvium. So these are the main reasons why hair fall happens. stress also. Stress, see, as per the American School of Dermatology, stress is one of the main reasons. Stress accelerates the hair growth cycle. वो हमारे एनाजन फेज से टेलोजन फेज में जो 6 years में आने हैं, वो बहुत मच फास्टर रेट में हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को एक्सेलरेट कर देता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉल काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सो दीज आर द की रीजंस। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि आप बताइए कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट उनको सजेशन होगा कि यू गो एंड गेट योर एसेंशियल मेडिकल चेकअप्स डन। प्राइमरीली गो फॉर योर फेरेटिन चेक, योर आयरन चेक, go for your zinc level test, your vitamin D, vitamin B12. So you go for these tests. अगर कुछ hormonal imbalance भी है बॉडी के अंदर तो you get also get that thing also checked through lab tests. So you will definitely get your answers. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा शैम्पू यूज़ किया है और शैम्पू से हेयर फॉल रोकना सबसे बड़ा मिथ है। और उससे भी बड़ा मिथ है कि हेयर कंडीशनर ना यूज़ करना, हेयर कंडीशनर यूज़ करने से हेयर फॉल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हेयर कंडीशनर यूज़ करते हैं हमारा हेयर फॉल होता है और हम इसीलिए हम सिर्फ शैम्पू यूज़ करते हैं। It's basically damaging at 2x speed. See, शैम्पू का मेन काम क्या है? शैम्पू का मेन काम है स्कैल्प को क्लीन करना, हेयर को क्लीन करना, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करना। शैम्पू के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ये उसमें ऐसा वो नर्चर नहीं करता हेयर को। बट जब आप कंडीशनर का यूज़ करते हैं, कंडीशनर के अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं, कंडीशनर के अंदर प्रोटीन भी होते हैं, कंडीशनर के अंदर आपका बेसिक सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आपके हेयर के लिए एसेंशियल है। तो व्हाट इट डज, सबसे पहले आपका कंडीशनर हेयर को डिटेंगल करता है। डिटेंगल होने की वजह से जो हेयर आपके रेस्टिंग फेज में है, जो ऑलरेडी ब्रोकन है, वो
डिटेंगल होने की वजह से रिमूव होते हैं। आपको लगता है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, बट नहीं, वो हेयर ऑलरेडी फॉलन है, वो डिटेंगल्ड होने की वजह से फॉल करते हैं। और आपका कंडीशनर उसमें अमीनो एसिड्स प्रोटीन होने की वजह से वो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ फॉर्मेशन को भी एक्सिलरेट करता है। आपके मैक्सिमम हेयर दोबारा से एक्सोजन फेज में जाके एनाजन फेज को बूस्ट अप करते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन होती है, तो आपके डेड हेयर रिमूव होते हैं। सो कंडीशनर इज वाइटल, शैम्पू इज ऑप्शनल। In my scheme of things, in my suggestion, you must use a good conditioner, a good mask if you want to prevent hair fall. If you are using a good shampoo or you are using the best conditioner of the world to prevent hair loss, you are wasting your money. Because hair loss cannot be, cured. Hair loss cannot be treated with use of hair shampoo or a conditioner. Only hair fall can be treated using a good quality mask. Shampoo, if only thing is, if you are using a good shampoo, it means it is a low pH shampoo. If it will not further dry your hair, it will not further damage your hair. So that much only. A good shampoo will not further damage your hair, but it will not prevent hair fall. Onion shampoo, this shampoo, that shampoo, this is all bogus things in my books. It has nothing to do with your hair. Only a good conditioner, good mask, and apply of curd, etc. is all waste of things, because it will not reach the mineral. Whatever you apply, whatever protein you are applying on the scalp, it is not reaching the hypodermis level. वो आपके उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा जहाँ पे उसको एक्टिवेट होना है, जहाँ पे उसे काम करना है. So I hope this is very clearly I am able to differentiate between hair loss and hair fall. What are the main reasons? And अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ये जानते हैं कि नेचुरल तरीके से हमने ये तो देख लिया कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम मिनॉक्सिडिल से ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको फिनास्टेराइड से, ड्यूटास्टेराइड से, आज जो मॉडर्न डे की मेडिसिन है रिडेंसिल, एनागेन, इनसे हम ट्रीट करने की उससे कोशिश कर रहे हैं. अब हम उसको नेचुरल तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम हेयर फॉल को और हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं. ओके, थैंक यू. अब हम ये जानते हैं कि वो क्या नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं और ये क्या वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम अपने हेयर फॉल और हेयर लॉस को रोक सकते हैं. जैसा हमने अपने इस पूरे एपिसोड में देखा कि हेयर लॉस और हेयर फॉल इसको आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हो. फर्स्ट इज जब आप उसके मेन हार्मोन को कंट्रोल करते हो. ये वो ट्रीटमेंट है जिससे आप अपने हेयर फॉल कॉजिंग हार्मोन को कंट्रोल करते हो. उसमें सबसे टॉप में आता है मिनॉक्सिडिल, फिर आता है फिनास्टेराइड, फिर आता है ड्यूटास्टेराइड. ये तीनों तो आपके केमिकल ट्रीटमेंट्स हो गए आपके. इनका नेचुरल ऑल्टरनेटिव अगर है, आप देखिए कि मिनॉक्सिडिल का कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या? अगर आप देखेंगे आंवला जो गूसबेरी होता है, आंवला, रोजबेरी, जिनसेंग और ग्रीन टी, ये वो 4 नेचुरल सब्सटेंस हैं. आंवला हैज़ अ नेचुरल DHT ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज. ये हमारे DHT को बॉडी सिस्टम में ब्लॉक करता है. तो ये एक मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड का एक माइल्ड नेचुरल ऑल्टरनेटिव हो सकता है. सो इज रोजमेरी, सो इज जिनसेंग एंड सो इज ग्रीन टी. ग्रीन टी इज बेसिकली फ्लेवोनॉइड. इसमें जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो भी 5 अल्फा रिडक्टेज जो हमारे DHT एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो उसको मिनिमाइज करता है, इनहिबिट करता है, जिससे कि हमारे हेयर लॉस को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. You cannot reverse it, but you can definitely control it. अब हमारी लिस्ट में वो सेकंड वो नेचुरल आइटम आते हैं जिसको यूज करने से आप हेयर फॉल को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. उसमें सबसे टॉप में आता है फेनुग्रीक. फेनुग्रीक को क्या बोलते हैं विनू? मेथी. हाँ, मेथी.
See, it has got natural property, it has got sulfur and also it has got natural antioxidants जो हमारे केराटिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. और it has got and other is the biotin. Biotin is very essential for the formation of keratin, is very essential hair protein, and zinc also is very essential mineral in the formation of cysteine, which is the most important amino acid for the formation of keratin. And iron is very very important, and so is vitamin D, vitamin B12 and coconut oil. So ये वो नेचुरल आइटम्स हैं जिसके यूज से आप हेयर फॉल को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. ये वो आइटम है जिससे आप हेयर लॉस को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. अब ये भी कुछ आइटम्स हैं जिससे आप हेयर लॉस और हेयर फॉल दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं. अब लिस्ट में ये लास्ट में ये वो नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल एंड इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स which can help basically in both cases, hair loss and hair fall. अगर आप इसमें देखें तो मिनॉक्सिडिल यहाँ भी है, मिनॉक्सिडिल यहाँ भी है. मिनॉक्सिडिल से आप हेयर लॉस भी प्रिवेंट कर सकते हैं और इट कैन इम्प्रूव द हेयर फॉल कंडीशन ऑल्सो. सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली वर्क्स एट द एनाजन फेज. ये हमारे हेयर ग्रोथ फेज पे काम करता है और हेयर ग्रोथ फेज को इम्प्रूव करता है, उसकी लाइफ को एक्सटेंड करता है. तो उसी का एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है रिडेंसिल. अगर आप देखें तो आज के डेट में काफ़ी चर्चा है इस बारे में. जो काफ़ी सारे हेयर सीरम्स हैं मार्केट में जो रिडेंसिल पे है, या इसके साथ एक और आता है एनागेन, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, रिडेंसिल एंड एनागेन का. हेयर सीरम्स आते हैं जिसको बोलते हैं कि ये न्यू हेयर फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. कैसे काम करता है ये? सी रिडेंसिल बेसिकली एक इसमें दो मॉलिक्यूल हैं. वन इज डाईहाइड्रोक्वर्सेटिन. डाईहाइड्रोक्वर्सेटिन बेसिकली एक सप्लीमेंट है. वो सप्लीमेंट आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, जो ये सप्लीमेंट बेचते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा. क्वर्सेटिन इज बेसिकली पॉलीफिनॉल, इट्स अ फ्लेवोनॉइड. सो वो इसका एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो उन्होंने पेटेंट कराया है. ये स्विट्जरलैंड बेस्ड स्विस कंपनी है जो ये रिडेंसिल जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है DHQ विच इज डाईहाइड्रोक्वर्सेटिन, और दूसरा है उनका एपिगैलोकैटेकिन. See, catechin also is found in it's a flavonoid again. It's found in green tea. It's found in black tea. So a combination of these two plus zinc and glycine. This is what Redensil is all about. See, if we see, all four are natural ingredients. These natural ingredients are direct alternate to minoxidil. Minoxidil का अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आप कोई भी केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं, मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली इज अ ब्लड प्रेशर मेडिसिन, आप वो नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप रिडेंसिल का यूज कर सकते हैं. बट मिनॉक्सिडिल की एक लॉन्ग स्टडी है, ओवर 30-40 ईयर्स का उसका साइंटिफिक एविडेंस है, बट रिडेंसिल का उतना एविडेंस नहीं है, उतनी साइंटिफिक एविडेंस इसके अवेलेबल नहीं है. बट दे क्लेम दैट DHQ एंड EPC कॉम्बिनेशन वर्क्स फार बेटर देन मिनॉक्सिडिल. अगर आप इसी लिस्ट में देखें जो फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक जिसे आप मेथी बोलते हैं ना, तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द हेयर ग्रोथ फेस. इट इज ऑल्सो अ नेचुरल ऑल्टरनेट टू रिडेंसिल. अब ये ब्रह्मी एंड भृंगराज, बचपन से जब हम छोटे थे तभी से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मी, भृंगराज, आंवला, इससे हेयर बहुत इंप्रूव होते हैं. सी, इट हैज गॉट साइंटिफिक एविडेंस. अगर हमने देखा कि आंवला इज DHT ब्लॉकर, आंवला से जो आंवला डायरेक्ट फिनोस्टेरॉइड का या मिनॉक्सिडिल का रिप्लेसमेंट हो सकता है नेचुरल, तो ब्रह्मी एंड भृंगराज भी एनाजन फेस को इम्प्रूव करते हैं. तो ये जो हियर से है कि आंवला, ब्रह्मी, भृंगराज से हेयर इंप्रूव होते हैं, उसका ये साइंटिफिक रीजन है कि यस,
it improves the anagen phase, it improves the growth phase of your hair, which is why fenugreek, brahmi and bhringraj are so important. What tulsi does, tulsi से आपका blood circulation भी बढ़ता है, and tulsi is natural antioxidant. It also improves the anagen phase, it improves the hair growth phase. So new hair growth formation में help करता है. So आपका ये hair loss और आपका hair fall दोनों ही cases में तुलसी, ब्रह्मी, भृंगराज, फेनुग्रीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनियन एंड ये 100 पॉल्मेटोसी. अनियन बेसिकली क्या है, लोग अनियन में सबसे की इंग्रेडिएंट है सल्फर. सी सल्फर हमारे हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सल्फर बेसिकली हमारे केराटिन हेयर, जो केराटिन में जो सिस्टीन है वो आपस में सल्फर मॉलिक्यूल से ही जुड़े होते हैं. सो हमारे हेयर को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सल्फर, उसका एक की एलिमेंट है. तो जब आप अनियन का यूज़ करते हो तो आपके हेयर को स्ट्रेंथ मिलती है. तो नेचुरली जिस चीज़ को भी स्ट्रेंथ मिलेगी वो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी. तो हमारे हेयर फॉल को अनियन प्रिवेंट करता है. बट अनियन को किस फॉर्म में लेना चाहिए? अनियन को शैम्पू में लेना इज़ अ वर्स्ट आइडिया, इज़ ओनली अ मार्केटिंग गिमिक. अनियन को इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अनियन, नथिंग लाइक इट. अनियन का टॉपिकल एप्लीकेशन मेरे हिसाब से इसकी कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अनियन का टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा. बट यस, अगर आप अनियन का किसी अच्छे मीडियम के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कुछ हद तक टॉपिकली भी बेनिफिशियल हो सकता है, बट नॉट डेफिनेटली इन शैम्पू. So is saw palmetto. It has also got antioxidant properties and hair nutrients. So ये हमारे एनाजन फेस को ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों में ही यूजफुल होते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने आज के इस एपिसोड को अगर आप रीकैप करके देखें तो हमने आज के एपिसोड में देखा कि हेयर फॉल और हेयर लॉस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट कॉजेज़ हैं. एक का कॉज जेनेटिक है, एक का कॉज नॉन जेनेटिक है. बहुत सारे ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रीटमेंट हेयर लॉस के लिए अवेलेबल है. कुछ केसेस रिवर्सिबल हैं, कुछ केसेस इरिवर्सिबल हैं. हमने ये भी अपने एपिसोड में जाना कि इनकी केमिस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करते हैं, कैसे मिनॉक्सिडिल काम करता है, कैसे फिनास्टेराइड काम करता है, हमारे मेल हार्मोन जो उसका इम्पैक्ट हमारी हेयर ग्रोथ पे क्या होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई किए कि हम इसको इनकॉर्पोरेट करें ताकि एक जो जनरल मिथ्स हैं हेयर लॉस और हेयर फॉल को लेके, ये इस पे कुछ क्लैरिटी हो सके. तो आई होप दिस एपिसोड has helped you to understand the basic myths about hair loss and hair fall. बाकी जो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं माइंड में, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू डायरेक्टली कैन राइट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली help you and will definitely try to give our best possible answers. Vinny would like to ask something. I want to ask, like we have come to know through your explanation about hair loss and hair fall. One more thing I want to know, hair thinning is what? Like, is this the same thing, or like people they are complaining about hair thinning as well? Okay, hair thinning. See, hair thinning is also, you can say, hair fall का फर्स्ट स्टेज है. हमारे हेयर में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सी हमारे हेयर को डेंसिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन. तो जब हमारे हेयर में हेयर की डेंसिटी किसी वजह से कम होती है तो वो हेयर थिन हो जाती है. तो वन इज नेचुरल हेयर बिकम्स फाइन हेयर, थिक हेयर बिकम्स फाइन हेयर, एंड फाइन हेयर इवन फर्दर डिटोरिएट्स. दूसरा, जब वो थिनिंग किसी पैटर्न में होगी तो वो लॉस है. अगर वो किसी पैटर्न में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह से हो रहा है तो वो लॉस है. बट अगर वो डेंसिटी में हो रहा है तो वो एक टेम्पोररी हेयर थिनिंग है. उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. मल्टीपल रीजन, जो सारे रीजन हेयर फॉल के हैं वही रीजन हेयर
थिनिंग के भी हैं। प्राइमरीली उसमें जो टॉप के रीजंस हैं वो आपके हैं न्यूट्रिएंट्स, आयरन, योर डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, मे बी सम इलनेस, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, जिस भी ट्रीटमेंट में आप हेयर का पीएच, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक होता है, उस केस में भी हेयर थिनिंग होती है। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग की अगर हेयर पे, तो ब्लीच का पीएच हमारे हेयर को अराउंड 4.5 या 5 पीएच चाहिए, विच आर हेयर लव्स। बट अगर आप कोई हेयर पे ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका पीएच 9 या 10 है या 10 से भी ज़्यादा है, तो वो हमारे हेयर में केराटिन की कुछ लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है, जिससे हेयर थिनिंग होती है, हेयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और सेम लाइकवाइज आप बहुत सारे ट्रीटमेंट से, केराटिन ट्रीटमेंट है या जो ये फेक बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है, ये फेक केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसमें जो हेयर का पीएच, जो ट्रीटमेंट का पीएच होता है वो अराउंड 1.5 होता है। इतने लो पीएच में जब आप अपने हेयर को ट्रीट करते हैं तो भी आपकी केराटिन की टॉप की कुछ लेयर्स एलिमिनेट हो जाती हैं, जिससे फर्दर हेयर थिनिंग होती है। सो जब हेयर की मिसहैंडलिंग होती है तो भी हमारे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। जब आप लो पीएच या एक्सेसिव लो पीएच या एक्सेसिव हाई पीएच पे काम करते हैं, यू गेट हेयर थिनिंग प्रॉब्लम्स। आई होप यू नो यू आर ओके। तो एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम हेयर फॉल जब ज़्यादा होता है तो ओवरऑल हेयर की डेंसिटी कम होती है, तो लोग उसको भी बोल सकते हैं कि बालों में थिनिंग हो गई है। ऑब्वियसली सी, जब हेयर फॉल होता है उसकी फर्स्ट स्टेज थिनिंग से स्टार्ट होगी। आपका थोड़ा हेयर का डेंसिटी कम होगा बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, और वहाँ से फिर वो ओवरऑल हेयर फॉल करना शुरू होगा। तो यस, जो दीज आर हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग आर कोरिलेटेड। ओके, या थैंक यू। So friends, I hope you like this episode. So this was relatively little longer. So in case you have any query, do write to us. We'll surely answer your queries, and stay tuned to our channel. And if you want us to cover any other interesting topics, do mention, and we'll surely do our research, and we'll definitely bring a new episode on that. Thank you very much. Thank you.